आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूँ कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है। बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। ये वक्त की बिसात पर आजमाई हुई दोस्ती है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी न डिगा है और न ही कमजोर पड़ा है। इस दोस्ती में भरोसे की गारंटी है, साथ ही विश्वास की ताकत। तभी तो भारत और रूस के बीच की ये दोस्ती पिछले 60 साल से यूं ही चली आ रही है। भारत और रूस की दोस्ती समय की बुनियाद पर परखी गई। भारत और रूस दोनों के रिश्ते कितने गहरे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ यूं ही निभाते आए हैं। भारत रूस के साथ अपने पुराने संबंधों को मजबूत करने की बात दोहराता रहा है और यही अमेरिका के लिए चिंता की बात है। एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में मोदी और पुतिन जब मिले थे, तब इन दो दोस्तों की जबरदस्त केमिस्ट्री ने दुनिया को बता दिया था कि एक तरफा वैश्विक व्यवस्था नहीं चलेगी और किसी तीसरे देश के दबाव में भारत रूस की दोस्ती का दौर भी नहीं थमेगा। इस तरीके से हिंदुस्तान और रशिया के जो रिलेशन है, ये बड़े ही ऑर्गेनिक काइंड ऑफ फ्रेंडशिप है। आज से नहीं, 1972 से जब इंडो यूएसएसआर फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी, उस समय से लेके आज तक हमारा एक बहुत ही नेचुरल एलाई है रशिया। और जहां तक पुतिन और मोदी साहब की केमिस्ट्री का सवाल है, उन्होंने एक विश्व को मैसेज दिया है कि आप देखिए, एक तरफा बात नहीं होगी। जो मोनोपोली है, जो यूनिपोलर वर्ल्ड का जो डिक्टेशन अमेरिका देता है, वो नहीं चलेगा। और साथ में दोनों देश मानते हैं, रशिया और हिंदुस्तान दोनों मानता है कि अब समय आ गया मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए। आपको तमाम देशों को अहमियत देनी होगी, तमाम देशों की बातें सुननी होगी। अब किसी एक की हेजेमोनिस्टिक एटीट्यूड नहीं चलेगा, डिक्टेशन नहीं चलेगा। भारत और रूस में बड़ा कारोबारी रिश्ता है और दोनों देश एक दूसरे से कई जरूरी चीजों का आयात निर्यात करते हैं। तेल और हथियार इसमें अहम है, जिसमें रक्षा सहयोग यानी कि दोनों देशों के संबंधों की रीढ़ बना हुआ है। खबर है कि रूस भारत को Su-57 का ऑफर दे रहा है, जिसमें भारत की ज़रूरतों के हिसाब से इसको लेकर स्टडी भी की जा रही है कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसे भारत में HAL द्वारा बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि ये न सिर्फ भारत के आत्मनिर्भर शक्ति को दिखाएगा, साथ ही साथ रूस और भारत की ताकत को भी और ज़्यादा मजबूत करेगा। और इसका सीधे तौर पर मकसद ये है कि भारत को पश्चिमी देशों के मुकाबले और ज़्यादा ताकतवर बनाना, जिसमें रूस भारत की मदद कर रहा है। Su-57 रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसकी गिनती देश के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में होती है। रूस ने इसे F-22 और F-35 जैसे अमेरिकी फाइटर जेट्स का जवाब बनाने के लिए डिजाइन किया था। अब वो इसे भारत को देना चाहता है और वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। साल 2007 में भारत ने FGFA प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो कि Su-57 पर आधारित था, लेकिन 2018 में भारत इससे बाहर हो गया क्योंकि स्टेल्थ और कॉस्ट में बात नहीं बनी। दरअसल शुरुआत में ही रूस ने सिर्फ 4 प्रोटोटाइप के लिए $6.7 बिलियन की बड़ी रकम मांगी थी। ऐसे में बिना किसी स्पष्ट गारंटी के पूरे प्रोजेक्ट की लागत $40 बिलियन से ज्यादा होने का अनुमान था।
FGFA प्रोजेक्ट है, फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का जो प्रोजेक्ट था, सबसे पहले 2000 में इसको कंसेप्चुलाइज किया और इसका जो फॉर्मुलेशन हुआ वो 2010 में हुआ। अल्टीमेटली 2018 आते तक ये फिजल आउट हो गया। लेकिन इसकी वजह ये थी कि हिंदुस्तान देखिए एक पूरे विश्व में जो तमाम तरीके के फाइटर एयरक्राफ्ट है उसका असेसमेंट करना चाह रहा था। वो एक रशिया के ऊपर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना हो के Su-57 के अलावा भी तमाम वर्ल्ड मार्केट के जो तमाम लेटेस्ट एवियोनिक्स है, लेटेस्ट डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, उसका सर्वे कर रहा था। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान ने सोचा कि हमारा ओवर डिपेंडेंस होना रशिया के ऊपर ठीक नहीं है, हमें नाटो कंट्रीज की तरफ जाना है, हमें एक कॉम्पिटिटिव डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योर करना है, डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करना है। हम क्यों एक संस्था या रशिया से बंद के रहें, लिहाजा ये डील फिजल आउट हो गई। फरवरी 2025 में एरो इंडिया शो में Su-57E शोकेस किया गया। अब एक बार फिर से रूस अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट Su-57 का ऑफर कर रहा है। रूस ने कहा है कि HAL नासिक फैसिलिटी को अपग्रेड करके Su-57 प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। हाल ही में अमेरिका की F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर भारत का रुख थोड़ा सा बदला हुआ है। अभी तक यही माना जा रहा था कि भारतीय वायुसेना के लिए F-35 सबसे बेहतर और सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन परिस्थितियां बदली हैं और इसीलिए भारत का रुख अमेरिका की तरफ भी बदला है। भारत भी दूसरे विकल्पों की तरफ गौर कर रहा है। अमेरिका का F-35 फाइटर जेट कई मायनों में भारत के लिए अनफिट दिख रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका अपने F-35 फाइटर जेट का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत के साथ करने के पक्ष में नहीं है। वहीं इसके रखरखाव और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर रहते हैं, जो कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत के खिलाफ है। इसके अलावा F-35 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर भी भारत को संदेह है, क्योंकि भारत ने F-35B को अपने रडार सिस्टम से ट्रैक कर लिया था। तिरुवनंतपुरम में लंबे समय तक खराब पड़े रहने से F-35 की साख को भी बट्टा लगा था। यानी कि बड़ी ही आसानी से कहा जा सकता है कि भारत ने F-35 को डिकोड कर लिया, जिसमें उसकी खामियां भारत को साफ नजर आ गई। F-35 को तमाम तरीके के वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज में कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ रहा है। एलॉन मस्क ने तो ये बोला था कि ये एक कचड़े का डब्बा है F-35। इस तरीके के स्टेटमेंट भी विश्व पटल पे आए। F-35 की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी इंटरऑपरेबिलिटी की थी। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरीके के हमारे रडार हैं, जिस तरीके का हमारा कंट्रोल सिस्टम है, उसमें वो फिट नहीं बैठ रहा था। जो इंटरऑपरेबिलिटी होती तमाम डिफरेंट एयरक्राफ्ट के साथ, रडार के साथ, उसमें मैचिंग मोबिलिटी नहीं हो रही थी। कहने का मतलब ये कि हमारे सिस्टम में ये जेल नहीं कर रहा था। F-35 के एक तो पहले ही वो बहुत कॉस्टली, दूसरा उसको हम अगर इंडक्ट करते तो हमें पूरा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना पड़ता। तमाम तरीके का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयर कंट्रोल होता है, उसको सिस्टम को चेंज करना पड़ता। भारत की नई रक्षा नीति ये साफ कर रही है कि अब वो किसी का ग्राहक नहीं बल्कि साझेदार बनना चाहता है। आत्मनिर्भर भारत अब सिर्फ नारा नहीं, एक स्पष्ट रणनीतिक रोड मैप है। भारत अब ऐसे हथियार नहीं बनाना चाहता जो कागज पर ताकतवर दिखे, बल्कि वो टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता का मिश्रण चाहता है, और यही इसकी ताकत भी बनती जा रही है। तभी तो रूस ने Su-57E जैसे एडवांस वर्जन का ऑफर भारत को दिया है। रूस के Su-57E फाइटर प्लेन के प्रस्ताव में न सिर्फ विमान को देना शामिल है, बल्कि इसमें कोड और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। यानी कि भारत इसे अपने देश में ही आने वाले समय में तैयार कर सकेगा। हालांकि अभी फिलहाल इस पर विचार भी किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने कम से कम 2 से 3 स्क्वाड्रन 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की आवश्यकता जताई है, जिसमें रूस के Su-57 स्टेल्थ जेट भारत रूस दोस्ती का नया चैप्टर हो सकता है। ये जेट न सिर्फ दुश्मन को चकमा देगा, बल्कि भारत को 5वीं पीढ़ी के जेट बनाने की क्षमता भी देगा।
Su-57 जो एयरक्राफ्ट है वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जो हिंदुस्तान आज की डेट में देख रहा था वो है। इसको रडार डिटेक्ट करने में बहुत दिक्कत होती, नहीं पकड़ पाते हैं। और जो इसकी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एआई जनरेटेड है, जो जिस तरीके से ये टारगेटिंग करता है, जिस तरीके से प्रिसीजन स्ट्राइक करता है, जिस तरीके से ये रडार के सिग्नेचर में नहीं आता है, ये काबिले तारीफ है। ये इसके मेन क्वालिटीज हैं। और सबसे बड़ी बात जो Su-57 की थी कि हिंदुस्तान में उसके प्रोडक्शन के लिए रशियन एग्री कर गए थे। उन्होंने उसका सोर्स कोड देने की बात की थी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो हमारा जो आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को ये पूरी तरीके से जेल करता था। लिहाजा अब हमें लगता है कि हमें जो डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट की जो जरूरत थी वो Su-57 पूरी करता है। रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस की दोस्ती काफी पुरानी है। मिग-21 से शुरू हुआ ये सफर आज अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे एडवांस हथियारों तक पहुंच चुका है। S-400 को भारत ने साल 2018 में रूस से $5.4 अरब में खरीदा था। इसकी ताकत पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान दुनिया ने देखी थी। अब S-500 एयर डिफेंस सिस्टम डील पर दोनों देशों की नजरें टिकी हैं। खबर यह है कि साल के अंत तक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा कर सकते हैं। ये दौरा वैसे कई मायनों में बहुत खास है। जहां एक तरफ ये भारत और रूस की दोस्ती को और ज्यादा गहरा करेगा, वहीं खबर ये भी है कि इस दौरे में Su-57 यानी सुखोई 57 और साथ ही साथ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-500 को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो सकती हैं। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की शानदार सफलता के बाद अब भारत की नज़र रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर जेट से लेकर किलर ड्रोन तक मार गिराने में सक्षम है। यही नहीं, S-500 की मदद से अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे दुश्मन के सैटेलाइट को भी मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इससे हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करके मार गिराया जा सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की ऑपरेशनल रेंज की बात की जाए तो ये 600 किलोमीटर तक है। वहीं टारगेट ट्रैक करने की बात करें तो ये 100 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। रूस भी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत को देने के लिए इच्छुक है। इतना ही नहीं, रूस S-500 की तकनीक को भी भारत को ट्रांसफर करना चाहता है। इससे S-500 को भारत में बनाकर इसे दूसरे देशों को भी निर्यात करने का रास्ता आसान हो सकता है। रूस अगर भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है पश्चिमी देशों का रूस पर प्रतिबंध। दरअसल पश्चिमी देशों ने रूस की कंपनी अल्मास एंटे पर प्रतिबंध लगा रखा है और ये वही डिफेंस कंपनी है जो कि S-500 पर काम भी कर रही है। और यही एक बड़ी वजह है कि रूस ने अपनी डिफेंस डील और ज़्यादातर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भारत के साथ ही अपने संबंध आगे बढ़ाए हैं। S-500 का रिस्पॉन्स टाइम महज 3 से 4 सेकंड का है, जो ये बताता है कि दुश्मन चाहे कितना भी फुर्तीला क्यों ना हो, उसे रोकने के लिए S-500 हमेशा तैयार है। S-500 करीब 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अटैक कर सकता है। यही नहीं, एक साथ 10 सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को निशाना भी बना सकता है। S-500 लेटेस्ट एयर डिफेंस का रडार है और साथ में रडार ही नहीं, इसमें ये सर्वेलेंस करता है, डिटेक्ट करता है और साथ में टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है। इसका डिटेक्शन सिस्टम है और इसके साथ मिसाइल है जो कि किसी भी एरियल ऑब्जेक्ट को आसानी से डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकती है। आपने S-400 का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। S-500 उससे भी एडवांस वर्जन है। ये तकरीबन जो एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट है उसके समकक्ष खड़ा होता है। ये तकरीबन 600 किलोमीटर दूर से किसी भी एरियल प्लेटफॉर्म को डिटेक्ट कर सकता हो। रूस का दावा है कि S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अत्याधुनिक रडार से दुश्मन के स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी बच नहीं पाएंगे। S-500 डिफेंस सिस्टम 91 N6AM लॉन्ग रेंज रडार, एक्स बैंड फायर कंट्रोल रडार और मल्टी बैंड फेज्ड एरे तकनीक से लैस है।
ये न सिर्फ स्टेल्थ फाइटर जेट्स को पकड़ सकता है बल्कि उन्हें मार गिराने की भी क्षमता रखता है। S-500 डिफेंस सिस्टम में 77N6 और 77N6N1 मिसाइलें लगी हैं, जो हर सेकंड मीलों का फासला तय करती हैं। मैक 5 की रफ्तार से उड़ रहे एरियल टारगेट्स को मार गिराने का भी मादा है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के पास। रक्षा जानकारों के मुताबिक S-500 के जरिए लो ऑर्बिट सैटेलाइट या फिर स्पेसक्राफ्ट को भी मार गिराया जा सकता है। S-500 के रडार को जाम नहीं किया जा सकता और स्टेल्थ फाइटर जेट को भी डिटेक्ट करके उसे उड़ाया जा सकता है। जो रडार है ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, जो एआई ड्रिवन है। बेसिकली ये लो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, एआई ड्रिवन है। सिग्नल प्रोसेसिंग, जो सिग्नल ये रिसीव करता है उसकी ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है, ऑटोमेटिक लॉकिंग है, और इसके तहत वो अपना जो डिस्ट्रक्शन के लिए जो मिसाइल है वो ऑटोमेटिक लॉन्च करता है, जिससे कि वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। कहने का मतलब ये कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रडार सिस्टम इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है, जो कि एआई जनरेटेड है, और ये इतना कम सिग्नेचर देता है कि इसका डिटेक्शन, ये एक तरीके का पैसिव सिस्टम आप कह सकते हैं। हालांकि इसकी फ्रीक्वेंसी जरूर ये जनरेट करता है, लेकिन इसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। तो लिहाजा ये जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, इसके बरखिलाफ ये बहुत ही कामयाब है। S-500 तकनीक के ट्रांसफर से भारत आसानी से इसके रडार, इंटरसेप्टर, मिसाइलों और कमांड सिस्टम को लाइसेंस के तहत बना सकेगा। अगर भारत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लेता है तो ये S-400 प्रोजेक्ट कुशा, MRSAM, आकाश नेक्स्ट जनरेशन और मौजूदा आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ मिलकर एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार कर लेगा, जो नेटवर्क कम ऊंचाई से लेकर अंतरिक्ष तक फैले खतरों को आसानी से रोकने में सक्षम होगा। प्रोजेक्ट कुशा पहले ही भारत की स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस कवच के रूप में विकसित हो रही है। वहीं S-500 का शामिल होना भारत को चीन के मुकाबले टेक्नोलॉजी में बढ़त दिला सकता है। भारत और रूस के संबंध हथियारों की खरीद फरोख्त से थोड़ा और ऊपर उठ गए हैं। हथियारों के संयुक्त अनुसंधान, विकास और नई तकनीक को लेकर दोनों देश एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। T-90, Su-57 इन्हीं में से एक है, जिसमें रूस भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रहा है और उसी के तहत अब इन हथियारों का निर्माण भारत में शुरू हो गया। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि भारत और रूस दोनों मिलकर सुपरसोनिक मिसाइल पर भी काम कर रहे हैं। सुखोई 30 MKI को भारतीय वायुसेना की रीढ़ माना जाता है। एयरफोर्स के पास चौथी पीढ़ी के इन फाइटर जेट्स के करीब 260 यूनिट्स हैं, जिनमें करीब 200 विमानों में भारत में ही अपग्रेड किया गया है, जिसका मकसद सुखोई 30 MKI को एक बेहद शक्तिशाली 4.5 जेनरेशन फाइटर जेट में बदलना है। सुखोई में सैटर्न AL-31F सीरीज के 3 इंजन लग जाने के बाद इसकी ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। इससे इंजन का थ्रस्ट लेवल 12.5 टन से बढ़कर 14.5 टन हो जाएगा और इसकी स्पीड हो जाएगी सुपरसोनिक। इंजन थ्रस्ट बढ़ने के कारण ये लद्दाख जैसे दुर्गम युद्ध क्षेत्रों में काफी प्रभावी होगा। नए अपग्रेडेड Su-30 MKI में ज्यादा एडवांस्ड विरूपाक्ष AESA रडार लगाए जाएंगे। इसमें गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी है, जो इसे दुनिया का एक सबसे एडवांस्ड रडार बनाता है। ये 250 से 300 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के 40 टारगेट्स के बारे में एक साथ जानकारी दे सकता है। इसके साथ ही ये दुश्मन के विमानों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जाम भी कर सकता है।
मौजूदा समय में दुश्मन के विमानों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जैम करने की तकनीक सबसे आधुनिक है और भारत ने इस तकनीक को हासिल कर लिया है। यानी भारत अब आसमान में ही दुश्मन के विमानों को लॉक करने की क्षमता रखता है। दरअसल ये तकनीक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की अहम तकनीक है, जिसे सुखोई के तरकश में जोड़ा जा रहा है। नए सुखोई 30 MKI में अत्याधुनिक हथियार लगाए जा सकेंगे और इसकी सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इसमें इस तरह की मिसाइलें अटैच की जा सकेंगी जो हवा से जमीन पर मार करने में पूरी तरह से सक्षम होंगी। यानी कि ये भारतीय वायुसेना को और ज्यादा ताकत देगा। Su-30 MKI ट्विन सीटर मल्टी रोल लॉन्ग डिस्टेंस फाइटर जेट है। इन्हें अब भारतीय वायुसेना के लिए HAL के लाइसेंस के तहत बनाया जा रहा है। मौजूदा सुखोई लड़ाकू विमानों को और ज्यादा घातक बनाने के लिए एक बड़ी स्वदेशी अपग्रेडेड योजना पर भी काम चल रहा है। इसके तहत उन्नत रडार, एवियोनिक्स, लंबी दूरी के हथियार और मल्टी सेंसर फ्यूजन जैसी सुविधाएं जोड़ी जाएंगी ताकि अगले 30 साल तक हवाई लड़ाई लड़ने में सक्षम हो। अपग्रेडेड सुखोई में एडवांस एवियोनिक्स और कॉकपिट सिस्टम होगा, यानी कि नए फाइटर जेट में स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल डिस्प्ले और अपग्रेडेड मिशन कंप्यूटर होंगे। इसकी मदद से पायलट को जंग के मैदान में बेहतर और सटीक जानकारी मिल पाएगी। बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्यूट से भी इसे लैस किया जाएगा, जो सुखोई को दुश्मन के रडार में आने से बचाएगा। साथ ही दुश्मन के मिसाइल आने की खबर भी देगा। इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर्स होंगे, शैफ और प्लेयर्स डिस्पेंसर्स होंगे ताकि इमरजेंसी हालात में सुखोई फाइटर जेट को और प्लेन को बचाया जा सके। सुखोई को लेकर प्लानिंग वैसे ये भी की जा रही कि सुखोई 30 MKI को मैन्ड अनमैन्ड टाइमिंग यानी कि MUMT तकनीक से भी लैस किया जाएगा, जिससे सुखोई फाइटर जेट के साथ हमलावर या निगरानी ड्रोन्स भी उड़ाए जा सकेंगे। इन ड्रोन्स को सुखोई से ही कंट्रोल या संचालन किया जाएगा। इससे हमारी वायुसेना को फायदा ये होगा कि जहां तक फाइटर जेट जा सकता है उससे आगे ड्रोन भेजकर हमला किया जा सकेगा। यहाँ पर निगरानी का काम भी करवाया जा सकेगा। भारतीय सेना आज दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में शामिल है और इसका सबसे बड़ा कारण है भारत का दोस्त रूस, क्योंकि जब जब भारत को जरूरत पड़ी है रूस ने भारत को हथियार दिए हैं। और इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि रूस ने न सिर्फ हथियार दिए बल्कि साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी मदद की, जिसकी वजह से अब इन हथियारों का निर्माण और उनकी अपग्रेडेशन भारत में ही हो रही है। 1960 के दशक से भारत रूस के रक्षा संबंध चले आ रहे हैं। आज भी भारत की सेना में जो हथियार हैं, टैंक, मिसाइल सिस्टम और लड़ाकू विमान हैं, उनमें से करीब आधे रूस से आए हुए हैं। सीप्री यानी कि स्कॉटम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 से 23 के बीच भारत के कुल हथियार आयात का 49% हिस्सा रूस से ही आया। सालाना रक्षा व्यापार लगभग 2 से 3 बिलियन डॉलर यानी कि 16,000 से 24,000 करोड़ रुपए का होता है। भारत के रक्षा संबंध पहले सोवियत संघ और बाद में रूसी संघ के साथ किसी भी दूसरे देशों के साथ के संबंधों से न सिर्फ अलग है बल्कि बेहद खास है। बीते 6 दशक से रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस ट्रेड पार्टनर रहा है। साल 2025 से लेकर अब तक भारत ने रूस से $60 बिलियन से भी ज्यादा का रक्षा सामान खरीदा है, जो कुल आयात का 60% है। भारत स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है, फिर भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है। स्कॉटम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 से 24 में भारत वैश्विक हथियार आयातकों में दूसरे नंबर पर रहा है। भारत ने दुनिया के कुल हथियारों का 8.3% हिस्सा खरीदा। इस दौरान भी रूस का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता रहा। भारत के हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी 36% है। इसके बाद फ्रांस से 33% हथियार खरीदे गए और इजराइल से 13% वेपन इंपोर्ट हुआ। भारत रूस से आमतौर पर इसलिए हथियार खरीदता है क्योंकि रूस भारत को अत्याधुनिक और बेहद जरूरी हथियारों जैसे सबमरीन, मिसाइल बोट 1960 के दशक से ही देता आ रहा है। वहीं पश्चिमी देश तब से भारत को देने के इच्छुक नहीं थे, वो भी तब जबकि हिंद महासागर दुनिया भर के जहाजों के लिए बेहद अहम समुद्री मार्ग है। यही नहीं, साल 1987 में सोवियत संघ ने भारत को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल से लैस सबमरीन K-43 को लीज पर दिया था।
रूस ने हाल ही में 3 अकुला क्लास परमाणु पनडुब्बियां भारत को लीज पर दी थी। हालांकि लीज खत्म होने के बाद ये वापस रूस तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन इन पनडुब्बियों को भारत को देना ये दिखाता है कि रूस और भारत की दोस्ती कितनी गहरी है। रक्षा जानकारों का मानना है कि रूस ने भारत को जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत को मजबूत करने के लिए भी बड़ी मदद की। रूस ने भारत को ब्रह्मोस मिसाइल दी, जिसे बड़े पैमाने पर तीनों ही सेनाओं में शामिल किया जा चुका है। भारत रूस के साथ जॉइंट वेंचर में हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल पर लगातार काम कर रहा है और इसकी ताकत मिल जाने के बाद भारत की ताकत कितनी बढ़ जाएगी अंदाजा इसका लगाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीन की DF-17 को भी कड़ी टक्कर दे सकती है। ब्रह्मोस 2 के बाद भारत के पास ब्रह्मोस के 3 वेरिएंट्स होंगे। एक ब्रह्मोस जिसका इस्तेमाल हो रहा है, ब्रह्मोस NG जिसका निर्माण अभी चल रहा है, और ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल जिसे बनाने के लिए भारत और रूस जल्दी ही काम शुरू करने वाले हैं। सोचिए, जिस ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को आज की तारीख में गिने चुने मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ही इंटरसेप्ट कर पाते हैं, अगर उसका हाइपरसोनिक वेरिएंट भी बन जाए तो फिर क्या होगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व निदेशक अतुल राणे ने रूसी न्यूज एजेंसी RT से बात करते हुए कहा था कि ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल की ईंट रखी जा चुकी है, जिसका सीधे तौर पर मतलब यह है कि भारत भी उन चुनिंदा देशों की रेस में शामिल हो गया है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में भारत भी इस मिसाइल से और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड कितनी होगी, फिलहाल इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन रक्षा मंत्रालय से जुड़े थिंक टैंक का मानना है कि ब्रह्मोस 2 की स्पीड मैक 5 से लेकर मैक 8 तक होने की संभावना है। इसकी रेंज भी करीब 1500 किलोमीटर होगी। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो कि हवा से ऑक्सीजन खींचकर ज्यादा स्पीड और लंबी दूरी तक मिसाइल को उड़ान भरने की ताकत देगा। इसके वजन को भी घटाकर लगभग 1.3 टन रखा जाएगा, ताकि इसे हल्के लड़ाकू विमान यानी कि तेजस से भी दागा जा सके। ब्रह्मोस 2 जो मिसाइल है ये एडवांस वर्जन है ब्रह्मोस 1 का। ब्रह्मोस 1 ने अपना ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया हुआ है। उसकी जो मारक क्षमता थी, जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी थी, वो बहुत ही काबिले तारीफ थी। अब जब ब्रह्मोस 2 है, इसमें देखिए एक स्पेशल फीचर डाला गया है। वो एक इसकी जो मैक स्पीड जो है वो 6, 7 और 8 तकरीबन 8 मैक स्पीड पे जा सकते हैं, यानी सुपरसोनिक मिसाइल बनेगा। और इसकी जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है वो काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करता है। वो डीप जो बंकर हैं, जो अर्थ के अंदर जो अंडरग्राउंड बंकर है, उसमें वो डीप पेनिट्रेशन कर सकता है और उसको स्ट्राइक कर सकता है। लिहाजा ये एक एडवांस सिस्टम है। तमाम तरीके के देश जो अपना दुश्मन की एयरक्राफ्ट मिसाइल से बचने के लिए अंडरग्राउंड बंकर बनाते हैं, अंडरग्राउंड रिसर्च लैब बनाते हैं, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाते हैं, उनको ये टारगेट करने में सक्षम है। ब्रह्मोस 1 भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है, जिसे दुनिया भर की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। ये मिसाइल मैक 3.5 की रफ्तार से उड़ान भरती है और इसे थल, वायु, नौसेना और पनडुब्बी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। भारत और रूस की दोस्ती कितनी गहरी है, इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर में जितनी भी डील भारत के साथ रूस की हुई है, उसमें किसी भी तरह का कोई बंधन या फिर सीमा नहीं होती। भारत अपने हिसाब से हथियारों का इस्तेमाल करता है, लेकिन वहीं अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। और यही बड़ी वजह है कि रूस और भारत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं बनस्पत अमेरिका और भारत के। भारत के साथ दशकों से रूस दमदार दोस्त बनकर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। भारत और रूस की दोस्ती का एक समृद्ध इतिहास रहा है। भारत रूस दोस्ती की नींव 21 दिसंबर 1947 को पड़ी थी। तब से अब तक कई बार दुनिया में उथल पुथल मची, लेकिन इसका इन दोनों की दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ा। भारत को आजादी मिले 4 महीने गुजरे थे, लेकिन भारत को उसका असली दोस्त मिला था 21 दिसंबर 1947 को।
रविवार के दिन सोवियत संघ का एक दंपत्ति अपने बच्चों के साथ दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। उसका नाम था किरिल नोविकोव। इन्होंने ही भारत और रूस के अटूट रिश्ते की नींव रखी। ये आजाद भारत के पहले रूसी एम्बेसडर थे। 27 मार्च 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सोवियत संघ सरकार ने एक गाय गिफ्ट की थी। उस वक्त सोवियत राजदूत इवान बेनेडिक्टोव ने गाय की रस्सी नेहरू को थमाई तो वो तुरंत उसे चारा खिलाने लगे। भारत किसी को गाय गिफ्ट कर दे ये बात समझ में आती है, लेकिन अगर कोई और देश हमारे प्रधानमंत्री को गाय गिफ्ट करे, इसका मतलब दोस्ती को गाढ़ा करने का एक भी मौका न छोड़ना है। जून 1962 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के साथ सोवियत संघ खड़ा हो गया। कश्मीर मुद्दे पर तत्कालीन सोवियत संघ ने भारत का समर्थन करके पाकिस्तान को बैकफुट पर ढकेल दिया था। दरअसल सुरक्षा परिषद में आयरलैंड ने एक प्रस्ताव दिया जिसका साथ दिया अमेरिका, ब्रिटेन, चिली और आयरलैंड, चीन जैसे देशों ने। इसका सीधे तौर पर मकसद ये था कि भारत को अलग थलग किया जाए और साथ ही साथ भारत से कश्मीर को छीनकर पाकिस्तान को दे दिया जाए। लेकिन इस प्रस्ताव में भारत के साथ आन खड़ा हुआ रूस, और यह भी भारत और रूस की दोस्ती की सबसे बड़ी पहचान बनी। भारत के विकास की आधार रखने में भी रूस का अहम योगदान रहा है। देश के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए स्टील प्लांट लगाने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन तब प्लांट लगाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। भारत ने दोस्त रूस की ओर देखा। उसने फौरन खास मदद भेजने का ऐलान किया और साल 1966 में बोकारो स्टील प्लांट की आधारशिला रखी गई। उन्नीस 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली लोगों के खिलाफ अत्याचार शुरू हुए। वहां पर नरसंहार शुरू हो गया जिसमें पूरी दुनिया भारत के खिलाफ आन खड़ी हुई। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों ने पाकिस्तान का साथ देना शुरू कर दिया, जिनका सीधे तौर पर मकसद ये था कि दुनिया में भारत को एक विलन के तौर पर दिखाया जाए। 1971 युद्ध के दौरान पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने जहाज बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना कर दिए। अमेरिका का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी की ओर आ रहा था। अमेरिका चाहता था कि पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है, वहां भारतीय सेनाएं न पहुंच पाएं। इसीलिए एयरक्राफ्ट कैरियर एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में तैनात करने का आदेश देकर रवाना किया गया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने अपनी सेना को खुली छूट दे रखी थी कि वो भारत के बेस को तबाह कर दे। एंटरप्राइज के कैप्टन के पास कोई स्पेसिफिक निर्देश नहीं था, यानी वो अपनी तरफ से हमला कर सकता था। लेकिन तभी रूस ने भारत के साथ अपनी दोस्ती निभाई। रूस ने ऐसी चाल चली कि अमेरिका को वहां से भागना पड़ा। रूस ने भारत को बताया कि अमेरिका उसके साथ क्या करने वाला है। भारत ने भी जवाब में कहा कि हमारे वॉलंटियर फाइटर पायलट अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर एंटरप्राइज पर आत्मघाती हमला करने की तैयारी में है। तब रूस ने खतरनाक चाल चली। सोवियत नौसेना के प्रमुख एडमिरल गोशकोव ने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को पानी के ऊपर सतह पर लाने को कहा ताकि अमेरिकी सैटेलाइट उसकी तस्वीर खींच सके। रूस की नौसेना की SSGN यानी कि क्रूज मिसाइल से लैस इस पनडुब्बी को बंगाल की खाड़ी के पास समंदर में ऊपरी सतह पर लाया गया। हुआ भी वही जो रूस चाहता था। अमेरिकी सैटेलाइट ने तस्वीर ली। सैटेलाइट तस्वीर में अमेरिका ने जैसे ही देखा कि बंगाल की खाड़ी के पास रूस की न्यूक्लियर सबमरीन तैनात है, उसके होश उड़ गए। अमेरिकी नौसेना खौफ में आ गई। अगर उन्होंने भारत पर हमला किया तो फिर रूस की पनडुब्बी उनका करियर डुबो देगी। अमेरिका रूस के साथ युद्ध नहीं करना चाहता था। मजबूरी में USS एंटरप्राइज को नए निर्देश देने पड़े। अमेरिकी एयरक्राफ्ट ने दिशा बदली और वो श्रीलंका चला गया। वो बंगाल की खाड़ी में नहीं जा पाया। भारत ने साल 1975 में पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया था और इसमें सबसे ज्यादा मदद की थी रूस ने। और अगर आपको याद हो तो 1984 में राकेश शर्मा स्पेस में गए थे, यहाँ भी रूस की मदद से। यानी कि ये वो समय था जब भारत ने अंतरिक्ष में कदम रखे और रूस के साथ दोस्ती और ज्यादा गहरी होती गई। भारत दुनिया भर में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार रहा है और रूस से वो सबसे ज्यादा हथियार खरीदता आया है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि हम भारत को एक बड़ी शक्ति, एक मित्र राष्ट्र और समय के साथ परखे हुए दोस्त के रूप में देखते हैं। पुतिन का ये बयान पिछले 5 दशक से चली आ रही बेमिसाल दोस्ती के नायाब मिसाल को बयां करता है। भारत और रूस बहुत पुराने मित्र हैं और दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी दोस्ती निभाई भी है। अगर रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है तो भारत भी इसमें कभी पीछे नहीं रहा। जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है तब से पश्चिमी देश रूस के खिलाफ है, लेकिन भारत हमेशा रूस के साथ खड़ा रहा। यहाँ तक कि यूएन में भी जब रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास हुए तो भारत उसमें न्यूट्रल रहा। भारत ने कोशिश यही की कि अमेरिका और रूस दोनों के साथ संबंध बराबर के रखे जा सकें। भारतीय नौसेना के पास 86% हथियार रूसी मूल के हैं। जब लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी सेनाएं आमने सामने आ गई, उस वक्त भारत काफी हद तक रूसी मूल के हथियारों पर ही निर्भर था। और अब पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने S-400 से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक का इस्तेमाल कर इस भरोसे को कायम रखा है। साल 2014 से लेकर अब तक भारत के करीब 55% रक्षा उपकरण रूस से ही खरीदे गए। नौसेना की बात करें तो 41% से ज्यादा उपकरण रूस निर्मित हैं, जबकि वायुसेना के 2/3 उपकरण रूसी मूल के हैं। वर्षों से भारत और रूस के बीच बॉयर सेलर रिलेशनशिप, ज्वाइंट रिसर्च, डिजाइन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सहयोग की नई इबारत लिखी गई है। भारत और रूस मिलकर दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण कर रहे हैं। वहीं रूस से अधिकृत लाइसेंस की मंजूरी मिलने के बाद देश में ही T-90 टैंक का अपग्रेडेशन हो रहा है। हिंदुस्तान की जो डिफेंस नीति है, पहले तो हम आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। जो भी कंट्री अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार रहता है और जिसके जो डिफेंस के प्रोडक्शन आज की डेट में स्टेट ऑफ आर्ट है, तो हम उससे नेगोशिएशन करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी के तहत हमने जर्मनी से पनडुब्बी, फ्रांस से राफेल और अमेरिका से जी के जो तेजस 2 के इंजन की डील की बातें आगे बढ़ी हैं। देखिए वो कहाँ तक मेटलाइज़ होती हैं, क्या आगे प्रोग्रेस होता है, ये देखने वाली बात है। हमने अपना जो एक्विजिशन जो डिफेंस एक्विजिशन है वो ओपन रखा है। रशियन इक्विपमेंट भी हम लेते हैं, नाटो के भी इक्विपमेंट लेते हैं, जो हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को मीट करता है, जो हमारे पाकिस्तान या चाइना एडवर्सरी को हर लेवल पे चेक करता है और काउंटर करने के लिए तैयार रहता है, और जो हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए हम अपना GSQR खुद सेट करते हैं। फिर देखते हैं कि वर्ल्ड मार्केट में कहाँ किस कंट्री पे कॉम्पिटिटिव प्राइस में अवेलेबल है, अकॉर्डिंगली हम उसको प्रोक्योर करते हैं। मौजूदा समय में भारत के सशस्त्र बलों की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे करीब 85% हथियारों और प्लेटफॉर्म्स की उत्पत्ति रूस या फिर उसके पूर्ववर्ती राज्य सोवियत संघ में ही हुई। मौजूदा दौर में भले ही भारत और अमेरिका की नज़दीकियां काफ़ी बढ़ी हों, लेकिन रूस के साथ भारत की दोस्ती में कोई भी फर्क नहीं आया। इसका जीता जागता सबूत ये है कि बरसों से भारत और रूस की दोस्ती कायम है। क्यों? क्योंकि हर बार जब जब भारत को ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो या फिर दूसरा सेक्टर, रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। हाल ही में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आया है और ये भी रूस की ही देन है। 1951 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, लेकिन भारत के परंपरागत दोस्त रूस का मिजाज नहीं बदला। पिछले 76 साल में रूस को तमाम उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा, लेकिन रूस ने भारत का साथ कभी नहीं छोड़ा और भारत ने भी रूस से सच्ची दोस्ती निभाई है। इस दौरान दोनों देशों के बीच रिश्ते लगातार मजबूत होते रहे। दोनों देशों की सरकारें बदली, लेकिन दोस्ती का सिलसिला कायम रहा। आज भारत और रूस की दोस्ती दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर उभरी है। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।